हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में देखेंगे आरबीआई का जो बुलेटिन आता है। आपको पता है मंथली बुलेटिन आता है। अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले ही जो बुलेटिन आया था दिसंबर का, वो मैंने देखा। तो मतलब मैं काफ़ी दिन से वीडियो बनाना चाहता था इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे लगा चलो आज बना देते हैं इस पर। और काफ़ी स्टूडेंट भी पूछ रहे थे कि ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। देखो ये जो थोड़ा है ना, मैं इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये सबके लिए नहीं है। सबके लिए मतलब ऐसे स्टूडेंट की जो अभी प्रीलिम्स में ही बहुत मतलब मुश्किल हो रही है उनको प्रीलिम्स निकालने में, फिर कुछ लोग फेज 2 में क्लियर नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब ये मैं 50-50 लेवल पे है। अगर आपकी इच्छा है तो करना चाहिए, लेकिन जिनको बहुत स्ट्रांग डिज़ायर मतलब आरबीआई में जाना ही जाना है, ठीक है, और आपका जो हम कहते हैं ना ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, तो आप बस इसको एक बार देख लेना। लोग क्या है ना, लोगों का देखने का भी मन नहीं है। अगर आप देखेंगे नहीं ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर क्या है। तो इसलिए ये वीडियो एटलीस्ट आप देखेंगे ना तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि ये कितना है। और फिर हम बोलते हैं ना कि यार इनको इतने हाई मार्क्स क्यों मिल गए इंटरव्यू में, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो उस लेवल का हो जाता है। और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ना आपको ये कहीं बुक में मिलेगा, नहीं किसी कोर्स के कंटेंट में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए एक बार आप देख लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ दिस ट्रेजर। मैं तो इसको ट्रेजर ही कहूँगा, क्योंकि मैं इसको काफ़ी सालों से, अभी नियर अबाउट 10-12 साल हो गए मैं इसको पढ़ता हूँ। क्योंकि एक तो उसमें मुझे मज़ा आता है, मतलब हम बोलते हैं ना मैं एंजॉय करता हूँ ये पढ़ना, ऐसे किस पर्पज़ के लिए नहीं। और सेकंड जो बात है, इट इज़ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन, क्योंकि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे प्रोफेशन का भी पार्ट है। और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। जैसे जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आती है ना, आपको कुछ लिखना है, इंटरव्यू की बात आती है, वहाँ पे ना फिर अगर आप इस टाइप की चीज़ पढ़ेंगे तो आप बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट लगोगे। बाकी लोग क्या है, सीधे जा रहे हैं, जो कुछ भी मिलता है छोटा सा उनको लगता है यार सर मुझे ना आप एक 10 पेज बोल दो कोई पढ़ने को, मैं पढ़ के मुझे आरबीआई निकालना है। ऐसे लोग बहुत हैं, 10 पेज बताओ सर, बस इतना ही बताओ सर, उतना ही बताओ, बस 20 पेज बताओ, 100 पेज बताओ। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, आपको पता है किस टाइप के लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए आईआईटी आईएम के लोग हैं, यूपीएससी जिन्होंने मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया, ऐसे लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आरबीआई का मेंस 1-2 बार दिया है, इंटरव्यू 1-2 बार दिया, ऐसे भी लोग हैं। तो अगर आपको बाकी लोगों से अलग दिखना है, उनसे अच्छा परफॉर्म करना है क्वालिटी लेवल पे, तो आपको एटलीस्ट ये वीडियो तो भी देखना चाहिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंस इसका पता चलेगा। और ये कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन ये पहले ही क्लियर कर दो, ये सबके लिए नहीं है। 98% लोग तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते, तो उनको ये नहीं देखना है, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं। यहाँ पे जितना डाइवर्ट होंगे उतना टाइम आपको कम मिलेगा क्वांट इंग्लिश रीजनिंग करने को, और वो नहीं करेंगे तो प्रीलिम पास नहीं होंगे। तो इसलिए कि जिनका मतलब उस लेवल का पढ़ाई है कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, फेज 2 में काफ़ी वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, एंड इंटरव्यू में 70+ का परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं। देखो इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी 5 मार्क भी मिलते हैं, 4 भी मिलते हैं, और 74 भी मिलते हैं। 70 के ऊपर तो काफ़ी लोग हैं, ठीक है। तो 74 की बात एक रेयर केस छोड़ देते हैं, लेकिन 65 के ऊपर तो बहुत बहुत दुनिया है पूरी, ठीक है। तो अगर आपको 70 के ऊपर जाना है, डिस्क्रिप्टिव में अच्छा करना है, और आगे भी जाके ऐसा नहीं कि आरबीआई में गए तो आपका ख़त्म हो गया जर्नी। जो लर्निंग करता है ना वो लाइफ टाइम करते रहता है, तो उसको ऐसा नहीं कि हो गया, फिर बाद में भी आपको आगे जाके प्रमोशन है, ये है, फॉरेन स्कॉलरशिप है, तो काफ़ी जगह पे ये काम में आएगा। तो इंटरेस्ट इसमें बनाना पड़ेगा। चलिए, ये है आरबीआई का वेबसाइट, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर पब्लिकेशन में जाएंगे। पब्लिकेशन में आने के बाद आपको ये अलग अलग पब्लिकेशन दिखेंगे। यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट है, ईयरली क्या है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इंडिया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कौन सा है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट यानी कि लीगली बाइंडिंग रिपोर्ट्स है ये। और बाकी ये है अदर ईयरली रिपोर्ट, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। ऊपर वाले दो जो है बाइंडिंग है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। हाफ ईयरली कौन सा है, क्वार्टरली कौन सा है, बाई मंथली कौन सा है, मंथली है, वीकली है, ये सारा एग्जाम में आ सकता है। अभी आते हैं मंथली में। मंथली में 2 है, मॉनिटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू, MCIR, और सेकंड पे है आरबीआई बुलेटिन। हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो मंथली आता है और ये भी मंथली आता है। तो ये है कवर पेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन दिसंबर 2022, वॉल्यूम क्या है, नंबर, ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
और ये कंसेप्ट है, ये भी आप देख रहे हो आप में से कोई, लेकिन अगर नहीं देख रहे ना तो आप बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रहे हैं। ये फ्री में अवेलेबल है, अदरवाइज लोग इसके लिए चार्ज करेंगे और हम खुशी खुशी पे कर देंगे। ठीक है, तो ये जाके देख लो, इसका आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने को मिलेगा और हर कंसेप्ट पे 5-5 क्वेश्चन भी डाला हुआ है, तो अभी तक 100-200 क्वेश्चन भी हो गए होंगे। ठीक है, वो जाके देखना है। और ये लास्ट ईयर का हमारा रिजल्ट है, अगर आपको इनमें से कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जाके कर सकते हो, क्योंकि अभी ना काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चालू है, आपको 50-70% तक डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारा जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, इस पर कॉल करके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखो ये है, यहाँ पर मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर तो इन्होंने कहा है कि रिप्रोडक्शन इज परमिटेड प्रोवाइडेड एक्नोलेजमेंट ऑफ दी सोर्स इज मेड। तो हमने यहाँ पर लीगली ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। आपको सिर्फ बताना है कि आपने कहाँ से लिया है, तो ये मैं उसी के बारे में बता दूँ डायरेक्टली, उसका इन्फॉर्मेशन है। तो देखो चेयर यानी कि ये जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आरबीआई का, इसलिए डिप्टी गवर्नर है जो माइकल पात्रा सर, वो इसको चेयर कर रहे हैं एंड एडिटोरियल कमेटी में ये लोग हैं। तो मोस्टली ये डीईपीआर डीएसआईएम से ज़्यादा ऑफिसर्स यहाँ पर होते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आरबीआई ने यहाँ पर कहा है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑन ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड इन द केस ऑफ साइन आर्टिकल्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द ऑथर। यानी कि आरबीआई का ये मंथली बुलेटिन है, लेकिन आरबीआई ने क्लियर किया है यहाँ पर अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है, ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि लीगली कैसे हमें करेक्ट रहना है। तो कंटेंट है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आपको करना है। ये देखो गवर्नर स्टेटमेंट, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। अगर नहीं पूरा पढ़ना है तो क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आपको पता है हर 2 महीने में एक बार आती है, तो जिस महीने में आएगी उसके बुलेटिन में आ जाएगा, अदरवाइज फिर ये नहीं रहेगा। डेवलपमेंट रेगुलेटरी पॉलिसीज, क्या क्या हुआ मतलब पिछले ये महीने में, लास्ट रिपोर्ट से लेके आज के बुलेटिन तक क्या क्या हुआ सारा आएगा। स्पीचेस आपको पढ़ना है, स्पीचेस मोस्टली गवर्नर के तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, या अदरवाइज फिर आपको टॉपिक देख के आपके इंटरेस्ट का जो है वो देखना है। अभी देखो पहला ये क्या है, ये इनॉग्रल एड्रेस का है, ये आप देख सकते हैं। लाइटर साइड ऑफ द मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं। फाइनेंशियल बेंचमार्क इन इंडिया क्या होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर इन द फेस ऑफ इमर्जिंग चैलेंजेस क्या है, ये सारे जो है आपको उसका टॉपिक देखना है, उसका इंपॉर्टेंस कितना है। देखो जिसको इंटरेस्ट है ना तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, डेली 8-10 पेज भी पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। मैंने वही कहा कि इंटरेस्ट है तो पढ़ते हैं लोग, इंटरेस्ट है तो ये 3-4 दिन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल वे बताऊंगा कि सारा का सारा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ना ये देखो टेबल्स आते हैं, टेबल्स जितने टेबल्स आते हैं वो देख लेने हैं, कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं करना है। मुझे बताओ पेज पलटाने में कितना टाइम लगता है, जस्ट पेज देख लिए, पेज पलटाओ, ये देखो सेकंड थर्ड ऐसा देखो, और कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो नोट डाउन करो। अभी ये देखो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन सेलेक्टेड एज यानी कि एडवांस इकोनॉमीज, एंड ये है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। उसके बाद क्या क्या है, पूरे वर्ल्ड का क्या चल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। देखो आप देखो मतलब ग्लोबल लेवल पे 3% बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सबको लेके चल रहे हैं। ठीक है, मतलब अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, सबको लेके। एडवांस इकोनॉमीज, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। एडवांस इकोनॉमीज मतलब यूएस, यूके, यूरो एरिया, जापान, उनका क्या सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद इमर्जिंग है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में जो हमारी ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स, ये ब्रिक्स यानी कि इमर्जिंग, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, देख लो परफॉर्मेंस कैसा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो इंडिया ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर गवर्नर का जो कोई भी आर्टिकल या स्पीच होता है तो वो पूरा पढ़ना है। अगर पूरा नहीं पढ़ना है तो जो स्टार्ट होता है यहाँ से लेके ये यहाँ पे यहाँ तक ये पढ़ना है, और उसके बाद कंक्लूजन यहाँ से लेके ये पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। तो ये जो स्ट्रैटेजी है आप सारे आर्टिकल के लिए कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको ना उसका क्रक्स पता चलेगा। कोई भी स्पीच है उसका स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ लो एंड कंक्लूजन पढ़ लो। यहाँ पे क्या होगा, एक टाइप का समरी मिलेगा आपको, वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक तो जाके पूरा पढ़ सकते हैं। अभी देखो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, तो ये तो अगर आपने नॉर्मल आप मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ से यहाँ तो डेफिनेटली पढ़ना है, ये पूरा क्रक्स है। एंड उसके बाद फिर आपको असेसमेंट जो है ग्लोबल इकोनॉमी का, ये सारा यहाँ पर जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में आता है वो है। तो ये आप मॉनेटरी पॉलिसी का अलग आता है वो पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं।
और अब ये एमपीसी का जो है उसमें आउटलुक देखो, आउटलुक तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये देखो। ये इसको ना ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। इसका मतलब ये है, एक बार मैंने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी पूछा था। इसका मतलब ये है, ये बीच वाला जो एरिया है ना, ये फॉर एग्जांपल ये पकड़ लीजिए, ये मेन टारगेट है कॉन्फिडेंस। यानी कि आप देखो, अगर मैं आपको कहूँगा कि आपको एग्ज़ाम में 100 मार्क का एक पेपर है, ठीक है, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे उसमें, मैं बता पाऊँगा आपको विथ 100% एक्यूरेसी कि आपको 0 to 100 मार्क्स मिलेंगे अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बताना, इसका मतलब है मेरी जो एबिलिटी है दैट इज़ 100% करेक्ट, मतलब मैं 100% करेक्ट कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ, ठीक है। यानी कि जितनी आपकी रेंज वाइड हो गई उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी मान लीजिए मैं अगर प्रेडिक्ट करता हूँ कि आपके मार्क्स इसमें आएंगे 50 to 60 के आसपास, लेकिन फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, देन आई विल से विथ 80% कॉन्फिडेंस लेवल आई कैन डेफिनेटली से दैट यू विल गेट 50 to 60 मार्क्स। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कॉन्फिडेंस 90% है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं नैरो डाउन करूँगा मेरा कॉन्फिडेंस कम होते जाएगा, ठीक है। मुझे पता नहीं अभी आप में से कितने लोगों को समझा है, जितना कॉन्फिडेंस ज़्यादा उतना रेंज ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। 100 मार्क के क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपको 0 to 100 मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया 100% कॉन्फिडेंस। जैसे मैं उसका आपका रेंज कम करूंगा, अगर मैं आपको कहूंगा कि आपको 55 to 56 मार्क्स पड़ेंगे, यहाँ पे मेरा जो कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा 20% कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने अभी मेरा जो रेंज है वो बहुत कम कर दी। तो ये बताता है यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। मैंने कुछ मेरे जो इंटरनल टेस्ट में जो बनाता हूँ उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन डाले, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये बहुत, हम बोलते हैं थोड़ा सा हाई लेवल का है, जो इसमें पूरा डीप में इन्वॉल्व होते हैं। वही मैं जैसे आपको एग्जांपल बताया, इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। और आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको आरबीआई का माइंडसेट पता चलेगा कि आरबीआई क्या कर रहा है। स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, तो ये छोटा है कि रेगुलेशन एंड सुपरविजन के एरिया में क्या हुआ, एसएलआर होल्डिंग ऑन एचटीएम कैटेगरी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या हुआ, ठीक है। एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम टू इंक्लूड ऑल पेमेंट एंड कलेक्शंस। फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हुआ, हेजिंग ऑफ गोल्ड प्राइस रिस्क इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर आईएफएससी में। तो ये आपको एनुअल रिपोर्ट मंथली बुलेटिन में आपको पता चलेगा कि आरबीआई ने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्या किया। तो आपको इधर उधर ढूंढने का कोई मतलब काम नहीं, वहाँ पे आप मत ढूंढिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। और ये मंथ ऑन मंथ देखने में एक बार आपको पता चलेगा। पहले दिन मैं आपको कहता हूँ फर्स्ट टाइम इफ यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी देन इट माइट टेक 10 hours, इट माइट टेक 10 hours, क्योंकि फिर आपको धीरे धीरे ये आर्टिकल पढ़ो, वो पढ़ो, फिर ये स्किप करो, ये पढ़ने के बाद पता चलेगा यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर बाद में एक बार ये रेगुलर हो जाएगा, आपको तीसरे मंथ पे अगर आप जाएंगे देन यू विल, फिर उसके बाद आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। 3 to 4 hours मैक्सिमम एक गो थ्रू करने के लिए। अगर जिसको इंटरेस्ट लगता है वो पढ़ सकता है। देखो ज़्यादा पढ़ाई करने में कोई हार्म नहीं है, आपका नॉलेज बढ़ता ही जाएगा। फिर स्पीचेस मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। पहले देखना है कि क्या क्या इसमें हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग के बारे में है, ठीक है, फाइनेंशियल बेंचमार्क के बारे में है, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में है, ठीक है। एम के जैन, रविशंकर, एमडी पात्रा, ये सारे डिप्टी गवर्नर है और शक्तिकांत दास गवर्नर। फिर कंक्लूजन है, वो जो स्पीचेस है उसके कंक्लूजन्स है। कंक्लूजन तो डेफिनेटली पढ़िए, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। कोई भी आर्टिकल है स्पीचेस से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगा। और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना तो आप फिर आने के बाद, पढ़ने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है। देखो मैं तो ये बहुत सालों से करते आ रहा हूँ और मैंने उसके रीजंस भी आपको बताए हैं। आर्टिकल्स है, अब ये भी देखना है कि एनाटॉमी ऑफ इन्फ्लेशन एसेंट इन इंडिया। एनाटॉमी आपको पता है, एनाटॉमी यानी कि मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर, इसलिए इन्फ्लेशन की एनाटॉमी क्या है, ठीक है। एसएससी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एडजस्टमेंट, हाउस होल्ड बायसेस क्या है, गवर्नमेंट फाइनेंस के बारे में है, मेजरिंग इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहूँगा ये आपको पढ़ना चाहिए। इससे क्या है ना, आपको पता चलेगा कि आगे जाके जॉब्स किस सेक्टर में आने वाले हैं, आगे जाके इकोनॉमी कैसे होने वाली, ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने पढ़ा है, ये आप डेफिनेटली पढ़ लीजिए। अ कंपोजिट कोइंसिडेंट इंडेक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर,
ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में है, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये है। तो ये आपको पहले टॉपिक देखना है, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एवरी मंथ आपको एक बार में आपको ये जस्ट मैंने बताया, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या छोड़, ठीक है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, इंट्रोडक्शन, इसलिए मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। और ये क्या है ना, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस मिलेंगे। मैं कहता हूँ आप इस टाइप के कुछ सेंटेंस होते हैं ना, जैसे हम कुछ मगअप करते, देखो मगअप करना पड़ेगा हमें। अगर ये एक्टिविटी देखो, मगअप करना, रट्टा मारना, इसको ना हम थोड़ा सा निगेटिवली लेते हैं कि यार ये तो रट्टा मारता है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे कुछ फ्रेंड रट्टा मार के भी IAS IPS बन गए हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये बिलीव नहीं होता है, तो जिनको नहीं बिलीव है वो छोड़ दीजिए, लेकिन करना पड़ता है। अभी देखिए, आप RBI का एग्जाम दीजिए, अगर आपने नहीं रटा है ना तो आप क्या लिखेंगे। अगर एग्जाम में आएगा कि PM गति शक्ति के बारे में लिखिए, नरेगा पे लिखिए, चलो 300 मार्क, 300 वर्ड्स का, 400 वर्ड्स का लिखिए, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें पता तो होना चाहिए। बजट के बारे में शॉर्ट नोट क्या लिखेंगे, अगर पता नहीं आपको कोई नंबर विंबर तो करना ही पड़ेगा। ये सिस्टम में क्या है ना, हमें जज नहीं करना, ये सिस्टम अच्छी है, ये क्यों पूछ रहे, इससे क्या होगा, इसमें क्या बड़ी बात है, तो वो नहीं करना है हमें क्या करना है, जो एग्ज़ाम के लिए लगता है, एग्ज़ाम के लिए जो लगता है वो करना है, और वही लोग पास होंगे, फिर जो नहीं होंगे फिर वो क्रिटिसाइज करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना। तो इसलिए आप जब डिस्क्रिप्ट एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, कोई अगर अच्छा सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जेनेरिक सेंटेंसेस होते हैं। उस टाइप के सेंटेंस अगर आप आपके आंसर में लिखेंगे तो बहुत ही इंप्रेशन आपका पड़ेगा, ठीक है। चार्ट देखो, आपको पता है PMI क्या होता है। PMI यानी कि 50 से, देखो ये 50 जो है ना, 50 यानी कि नो चेंज। अगर PMI 50 से एक भी ज़्यादा, इसका मतलब है आपका जो सेक्टर है वो एक्सपांड हो रहा है। तो 50 से ऊपर अच्छा है, 50 से नीचे नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो 50 से ऊपर जो है इंडिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये है। बाकी निगेटिव में है। सर्विसेज में भी वही है, इंडिया सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है। PMI 50 से ज़्यादा यानी कि आपका जो सेक्टर है वो बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, MCQ। पॉलिसी कॉरिडोर क्या क्या है, मतलब देखो 2017 में से जो हुआ है अब तक, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स, उसमें ये क्या क्या हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, कुछ लोग तो वहाँ बीच में छोड़ दिया होगा, उनको समझ में आया होगा क्या है पॉलिसी कॉरिडोर, क्या होता है ये लिखना है। कौन से रेट से कौन से रेट के बीच का जो एरिया, यानी कि एक अपर सीलिंग होगा, एक फ्लोर होगा, ठीक है। एक सीलिंग यानी कि ऊपर सीलिंग होता है घर में, और एक फ्लोर होता है, इसके बीच, इसको कहते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। वो क्या है आप नीचे लिखिए। और ये मनी मार्केट है। मनी मार्केट आपको पता है, ये रेपो रेट होता है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर है, T बिल है, ट्राइपेरिटी रेपो है। ये इसका चेंज कैसे हुआ, यह दोनों का रिलेशन यहाँ पर बताया हुआ है। मैच्योरिटी वाइज ट्रांसमिशन टू फ्रेश टर्म रिटेल डिपॉजिट रेट। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही RBI ने कुछ डिसीजन लिया, उसका ट्रांसमिशन यानी कि उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल इकोनॉमी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि वहां पर अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो डिपॉजिट के रेट बढ़ जाएंगे, डिपॉजिट का RBI का रेपो रेट कम हो गया, डिपॉजिट का रेट कम हो जाएगा। ये किस तरीके से हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक में किस तरीके से हुआ है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में कैसे आया, और ये SCBs यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक में किस तरीके से हुआ, ये यहाँ पर बताया हुआ। अब ये देखिए पिछले 6 महीने में, ठीक है, हमारा जो सेंसेक्स है, ट्रेलिंग 6 मंथ सेक्टोरल रिटर्न्स एट दी सेंसेक्स पीक्स, यानी कि जब सेंसेक्स पीक पे था तो किस तरीके से अलग अलग सेक्टर ने रिटर्न दिया है। इससे आपको आपका जो पर्सनल फाइनेंस है, आप जो इन्वेस्ट करते हैं, उससे भी आपको ये इंसाइट मिलेंगे, क्योंकि ये इंसाइट बाहर ज़्यादा नहीं आती है। आप ये और एक भी काम कर सकते हैं, जिस दिन ये रिपोर्ट पब्लिश होता है उसके नेक्स्ट डे में या उसके और एक नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे में न्यूज़पेपर में इसके बारे में कवरेज आता है, ठीक है। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशन करके आएगा, कोई तो भी लिखेगा, ठीक है। जैसे ये है, इसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखेगा, तो वो भी एक आप आइडिया कर सकते हैं। CPI इन्फ्लेशन, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में, फूड के एग में क्या हुआ, फ्रूट्स में क्या हुआ, स्पाइसेस में क्या हुआ, हाउसिंग में क्या हुआ, ये आप देखो हाउसिंग में ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पर नहीं, बाकी कहाँ इन्फ्लेशन है ये भी अच्छा। ये इन्फॉर्मेशन आप ऐसे में, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में, ESFM में या इंटरव्यू में बता सकते हैं।
टीयर्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी मेजरमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। कोर मेजर क्या है, नैरो मेजर क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड डिजिटल सर्विस प्रोड्यूसर्स है, ये क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने जो कहा, ये जो टॉपिक है आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है और आगे जॉब्स भी कहाँ पर हो। मेजरिंग इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ कि कौन सा एक अच्छा स्टेटमेंट है। देखो, अब ये देखो, ये स्टेटमेंट बहुत ज़बरदस्त है। द वर्ल्ड इज एट द कस्प ऑफ द डिजिटल रिवोल्यूशन एज डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर स्टेडफास्टली ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में आता है तो आप लिख सकते हैं, digitalization has facilitated a faster recovery of economic activity from the pandemic and will remain crucial for the countries to build resilience in the future। ये भी अच्छा स्टेटमेंट है, ये भी अच्छा जेनरिक स्टेटमेंट है, कहीं पे भी डाल दो। G20 डिजिटल इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स 2016, ये पता होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे तो इंप्रेशन पड़ेगा। Acknowledge digitalization as a driver of global inclusive economic growth, enhancing productivity of existing industries, ये लिख सकते हैं। मतलब ये जो इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना आप, तो आपको जेनेरिक सेंटेंसेस मिलेंगे, स्टेटमेंट्स मिलेंगे, आपको वो अलग नोटबुक में लिखना है। ऐसे 20-25 स्टेटमेंट होंगे मैक्सिमम, उसको बार बार पढ़ना है। अगर पूरा रट्टा मार सकते हैं तो मारिए, अदरवाइज क्रक्स लिखेंगे तो भी चलेगा। मोर ओवर, proactive policy support for faster adoption of frontier technologies is gaining momentum to fast pace of the growth process। ऐसा लिखेंगे तो सामने वाले को लगेगा क्या ब्रिलियंट है, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से अब ये देखो डिजिटली एनेबल्ड सेक्टर कौन कौन से है, यहाँ पे देखा। एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटल सेक्टर, मैंने आपको कहा ना कि कहाँ कहाँ, मतलब परसेंट वाइज कितने हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़, टेलीकम्युनिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, डेटा प्रोसेसिंग है, ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे जाके इकोनॉमी में क्या क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं, अर्बन में और रूरल में। और ये फिर बाद में टेबल्स आते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, करंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या है। जैसे द सेक्टर वाइज शेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखेंगे तो 95.7% अनऑर्गेनाइज्ड है, कंस्ट्रक्शन में 75 है, ट्रेड होटल में, यहाँ जैसे जैसे आप सर्विस सेक्टर में जाओगे ना तो ये अनऑर्गेनाइज का परसेंटेज कम होते जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस में तो 0 है, यहाँ पे कैसे अनऑर्गेनाइज्ड होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज में अनऑर्गेनाइज कैसे होगा, अनऑर्गेनाइज यानी कि आप ऑर्गेनाइज यानी कि आप उनके पेरोल पे हो, आपको मतलब सैलरी मिलती है रेगुलरली, आपकी सैलरी पीएफ भी कटता है, एनपीएस में पैसा जाते हैं, इसलिए ये ऑब्वियस है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, यहाँ पर कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद टोटल अगर आप देखेंगे तो 43% जो है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में भी परसेंटेज काफ़ी कम है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर जो है हमारा, ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ पे डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब पैसे कभी कभी कैश में दिए जाते हैं। तो ये जो स्टडी है, ये आपको इनसाइट्स है, ऐसे रिपोर्ट्स से ही मिलेगा, बाकी कहीं पे भी आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सबके लिए नहीं है और सबको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, और कुछ लोग ऐसे जिसको इसका इंपॉर्टेंस भी पता नहीं चलेगा। अभी तक जो देख रहे हैं उनमें से भी 50% लोग इसको नहीं करने वाले। तो आरबीआई में फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, 250 के आसपास। ठीक, ऐसा नहीं कि सब पढ़ते होंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग किसी का अलग अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो सकता है। लेकिन हाँ, ये आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और आपको एग्जाम में इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा। और ये भी जो रिपोर्ट है ना, MCIR मॉनिटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू, ये तो सिर्फ 4 पेजेस का होता है, ओनली 4 पेजेस। देखो पेज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4, बस ये है। एवरी मंथ 4 पेजेस, इतना तो भी आपको देखना चाहिए। देख लीजिए, मैक्सिमम 30 मिनट्स में आपको पता चलेगा क्या क्या है, ठीक है। तो ये लोग, कुछ लोग कर रहे हैं, मैं मतलब जो स्टूडेंट है मेरे पहचान के, उनको मैं बताता हूँ। आप भी अगर आपने अब तक नहीं चालू किया है तो देख लीजिए, नवंबर का है। उसके बाद अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं फेज़ 1 फेज़ 2 के, तो आप हमारे वेबसाइट पे www.iexambi.com पे जाके देख सकते हैं। और वहाँ पर क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग, ये सॉल्व कीजिए और जीए बस देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन आया है।
मतलब नीति आयोग का कोई CEO पूछा है क्या, फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ क्वेश्चन है क्या, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स हो गया 2 साल 4 साल पुराना, उसका हमें क्या लेना, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन, नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन आता है क्या, अभी बड़ी इवेंट हो गई, अभी आपको पता है फुटबॉल हो गया फीफा, उस पर आता है क्या, डेफिनेटली आएगा। ये तो हम थोड़ा कॉमन सेंस से अंडरस्टैंडिंग इससे हम कर सकते हैं। तो यही है कि ये जो मंथली बुलेटिन है बहुत ही क्वालिटी, हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट है। एक बार एक्सरसाइज करके देखिए और देखिए कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।